हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम बात करेंगे आपसे सीयूटी पीजी 2026 के सिलेबस के ऊपर। और आज ये सिलेबस है हिस्ट्री का, यानी कि जिसका पेपर कोड है HUQ P09। तो जो भी बच्चे सीयूटी पीजी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये तैयारी जो है आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपको पहले ही बताया जा चुका है जब कोर्स लॉन्चिंग किया गया था कि जितनी भी चीज़ें टेस्ट सीरीज हो जाए, लेक्चर्स हो जाए, या फिर स्टडी मटेरियल हो गया, या फिर आपको कोई भी सोल्यूशन चाहिए, कोई भी क्वेरी हो एडमिशन से रिलेटेड, किसी कोर्स से रिलेटेड, या फिर आपके किसी भी जो है कि टॉपिक से रिलेटेड, वो बिल्कुल सारे क्वेरीज बिल्कुल आपके यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिलती रहे और एकदम एक अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आज हम बात करेंगे सीटीपीजी 2026 के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए सिलेबस के ऊपर। ठीक है, सिलेबस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, किन टॉपिक की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, क्या क्या टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले। इसलिए हमने ये सिलेबस लाया है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहली बात जो आपको जानना जरूरी है, जितने भी बच्चे हिस्ट्री से एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे हिस्ट्री से एग्जाम दे रहे हैं वो अपना पेपर कोड याद कर लें, HUQ P09। ठीक है, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो ये पेपर कोड आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, ये कोड आपसे मांगा जाएगा। अगर आप कोड गलत भर देंगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप सीटीपीजी 2026 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सबसे पहला स्टार्टिंग का फेज है, इसे जो है कि समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो हम लोग का सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ पार्ट पढ़ने हैं हमें। ठीक, तो पहले पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये जो सिलेबस है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगी। इसे हमने एक इजी वे में वेबसाइट पे काफी थोड़ा सा अच्छे तरीके से सिलेबस को नहीं दिया गया है, तो हमने इसको एक इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। सिलेबस का ये फर्स्ट पार्ट है आपका। ठीक है, और ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का है। हमें जितने भी प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीजें देख लेते हैं, किस टाइमलाइन तक पढ़ना है ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट भी खोलेंगे तो वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया और टाइमलाइन आपको देगा 10,000 BC से 1206 AD। ठीक, यानी कि आपको स्टोन एज से लेके प्री मिडवल, ठीक है, प्री मिडवल और मिडवल स्टार्ट होने तक पढ़ना है, यानी कि दिल्ली सल्तनत। ये जो टाइमलाइन है आपकी 1206, ये आपकी दिल्ली सल्तनत की स्टैब्लिशमेंट की डेट है, ईयर है, सॉरी। ठीक है, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और वहीं से माना जाता है, जो इतिहासकारों ने काल निर्धारण किया है तो वहीं से माना जाता है कि यहाँ से मिडवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है। ठीक, और ये जो टाइमलाइन है अगर आपको 10,000 BC कहीं भी दिख जाए तो क्या मतलब है, स्टोन एज। ठीक है, ये जो टाइमलाइन है स्टोन एज को दिखा रही है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। तो ये दोनों टाइमलाइन आपको क्लियर हो गया कि जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस एनटीए जो बनाया है वो आपका 10,000 से 1206 AD है, यानी कि इसी एंशिएंट में आपको प्री मिडवल भी पढ़ना है। ठीक है, प्री मिडवल के जो टाइम लाइन है वो 600 से 1200 तक है लगभग। ठीक है, तो उसी को इसी में एंशिएंट में ही ऐड कर दिया है। ठीक है, तो उसको बहुत लोग एंशिएंट में भी पढ़ते हैं, मिडवल में भी पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में कर सकते हैं 600 से 1200 को। ठीक, चलिए अब इसके ऊपर देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर दें। तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना है 10,000 से 1206 AD तक का पूरा टाइमलाइन। अब क्या पढ़ना है, तो पहला जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है स्टोन एज। काफी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। स्टोन में एज में आप पढ़ेंगे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक यानी कि पूरा 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 पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर इस पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब लेक्चर्स लेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी PYQ सेशन होगा और जितने भी हम लोग क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, टेस्ट सीरीज होगा, इसमें आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक, स्टोन एज के आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। अभी भी आप चैनल विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। ठीक, तो स्टोन एज में मेनली आपको क्या पढ़ना है, ये तीनों एज को पढ़ना है। और ये है चालकोलिथिक यानी कि ताम्र प्रसार काल। यहाँ पे हमने हिंदी में भी सिलेबस दिया हुआ है। जिन बच्चों को अगर दिक्कत होगी इंग्लिश में आप यहाँ से देख सकते हैं। PDF आपको BHU वाले ऐप पे मिल जाएगा, तो BHU वाले ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके, वहां पे आपको PDF मिल जाएगा। अगर आपको इसे PDF को चाहिए होगा तो आप
हमारे हेल्पलाइन नंबर 8090209418 पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा सिलेबस का। ठीक, तो हमें नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इंग्लिश में, अगर होगी तो आप हिंदी में दिया वो भी देख सकते हैं। ठीक है, हम पूरा जो है कि बाइलिंगुअल होने की कोशिश करेंगे। ठीक, पहला है पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक। ये आपका ये पूरा टाइमलाइन आपको पढ़ना है। स्टोन एज है जिसे कहते हैं पाषाण काल। ठीक, इसलिए पाषाण काल कहते हैं क्योंकि इस समय ज्यादातर जो चीजें थी पाषाणों का प्रयोग करते थे लोग। ठीक है, पाषाणों पे ही निर्भर थे, उसी से टूल्स बनते थे, उसी से वो अपनी जो है कि शिकार करते थे, इसलिए इसको स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चैल्कोलिथिक इसका मतलब ताम पाषाण का मतलब कि जब स्टोन के साथ आप देखेंगे धीरे धीरे तांबे का यूज होने लगा, तो इसलिए इसको क्या कहने कहा जाने लगा, ताम्र पाषाण काल। ठीक, इसको जब हम लेक्चर लेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल आपको ये चीजें पढ़नी है। ठीक, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री की और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कह ले, हड़प्पा सभ्यता कह ले, तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये साइट से किस साइट से क्या मिला है, किसको मृतकों का टीला बोलते हैं, कौन सी सबसे बड़ी सभ्यता है, किस सभ्यता की कब खोज की गई थी, किसने इसको खोजा था, और इससे रिलेटेड बुक्स भी पूछते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बार इंडस वैली से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, उसके बाद आपका आर्यन एंड वैदिक एज है, यानी कि वैदिक सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है। आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक एज कैसे आया। ठीक, आगे स्टोन एज पढ़ते हैं हम लोग, फिर इंडस वैली पढ़ते हैं, उसके बाद वैदिक एज पढ़ते हैं, वैदिक काल पढ़ते हैं जिसमें ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें ऋग वैदिक काल में जितने भी चीजें होंगी महत्वपूर्ण चीजें और उनके विभाग, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक में धीरे धीरे क्या चेंजेस हुए वो चीजें पढ़ते हैं। तो इसके भी हमने लेक्चर्स लिए हुए हैं और आगे के जो तैयारी इस बार शुरू की जाएगी सीयूटीपीजी 2026 में, उसमें भी आपको इसे बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ठीक, उसके बाद जो अगला टॉपिक है स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया। ठीक, ये बात हो रही कि कैसे धीरे धीरे देखेंगे कि एक कबीले जैसे जनसमूह में जो लोग कबीले के रूप में रहते थे वो धीरे धीरे एक राज्य का रूप ले लेते हैं। जन होता है, जन से जनपद बनता है, जनपद से कैसे महाजनपद का रूप लेते हैं, और एक फिर मगध साम्राज्य की कैसे स्थापना होती है, इतने बड़े साम्राज्य की कैसे स्थापना होती है। जनपद और महाजनपद। ठीक है, महाजनपद आपको पता होगा 600 ईस्वी से इस काल को महाजनपद काल कहते हैं, जब लोहे की आविष्कार होता है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ जाती है और वहां पे देखेंगे धीरे धीरे जो है कि मानो क्या होता है, विकसित होने लगता है। ठीक, तो यही जनपद महाजनपद बनता है, महाजनपद एक बड़े साम्राज्य का रूप ले लेता है जिसे हम लोग मगध साम्राज्य बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन से जो है कि इंपॉर्टेंट लोग थे और क्या चीजें थी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, ये सारी चीजों के बारे में हम इस जो है कि टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे हिंदी में भी देख लीजिए, पाषाण काल पढ़ेंगे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम पाषाण। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य और वैदिक युग पढ़ेंगे। ठीक, प्राचीन काल में राज्य गठन, मतलब ये कैसे जो है कि मगध साम्राज्य और अलग अलग नंदा, शिशुनाग, ये सारे साम्राज्यों का उदय हुआ, महाजनपद काल कैसे आया, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके 16 महाजनपद है ना, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीजें। फिर प्राचीन भारतीय साम्राज्य का उदय जिसमें हर्यक आ जाएगा, शिशुनाग हो जाएगा, नंद आ जाएगा, वंश आ जाएगा, और यही मिलके क्या बनते हैं, मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या जो है कि रिलीजन में चेंजेस आते हैं, कौन कौन से नए जो है कि धर्म उदय होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज ऑफ रिलीजन, बुद्धिज्म और जैनिज्म का देखेंगे उदय होगा, एक नए धर्म का उदय होगा वैदिक युग के बाद। तो बहुत डिटेल में हमें बुद्धिज्म और जैनिज्म भी पढ़ना है, इससे काफी डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाने लगा। इस बार जो क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका बुद्धिज्म से, वो था प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि डिपेंडेंस। ठीक है, आश्रित होना, आश्रित होने का नियम होता है, और ये 4 आर्य सत्य में से दूसरे आर्य सत्य से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज इससे पूछ दिया था कि इसका अर्थ क्या हुआ है, तो ये हमने आपको पढ़ाया भी है, और ये क्वेश्चन आपका पूछता था यूजीसी नेट जेआरएफ में। ठीक है, ये जो प्रतीत्य समुत्पाद का कॉन्सेप्ट है, एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये जो प्रतीत्य समुत्पाद का कॉन्सेप्ट है, ये आपका यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछता था, लेकिन इस बार आपको सीयूटीपीजी 2026 में पूछ लिया था, तो इसलिए आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है काफी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए होंगे, आपको ये जो मेन टॉपिक थे। चलिए अब अगला बढ़ते हैं। अब आगे आपको क्या पढ़ना है, हमने देख लिया कि स्टोन एज कैसे हुआ, स्टोन एज कैसे आया, इंडस वैली देख लिया, इंडस के बाद वैदिक एज देख लिया, वैदिक के बाद हम लोग महाजनपदास देख लिए, उसके बाद मगध डायनेस्टी देख लिए, बौद्धिज्म और जैनिज्म देख लिए। अब जो एंशिएंट का सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपका मौर्य एज है। ठीक है,
मौर्य काल, जिसके उसके सोशल एस्पेक्ट को पढ़ना है, पॉलिटिकल को पढ़ना है और कल्चरल पढ़ना है, सारी चीज़ों को देखना है कि कैसे मौर्य काल उदय हुआ, कौन-कौन से महत्वपूर्ण रूलर थे, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, उनका प्रशासन कैसा था, उसे हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? चाहे वो आपके यूजीसी नेट हो या फिर सीयूटीपीजी 2026 हो, एडमिनिस्ट्रेशन से भर-भर के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं इससे, तो बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी लंबा पीरियड भी है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोस्ट मौर्य, ठीक है? मौर्योत्तर काल को देखेंगे, इसे हिंदी में मौर्योत्तर काल बोलते हैं, जिसमें इंडो ग्रीक्स को देखेंगे, शक को देखेंगे, कुषाण को देखेंगे, क्षत्रप को देखेंगे, जो वेस्टर्न क्षत्रप है, इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। इनके सिक्कों से रिलेटेड, इनके महत्वपूर्ण जो रूलर है, इंपॉर्टेंट रूलर है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। साथ ही साथ इनके एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारी चीज़ें कि इन्होंने क्या-क्या चीज़ें भारत में लाई और कैसे जो है कि इन्होंने भारत में जो है कि अधिकार किया, ये सारी चीज़ें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? उसके बाद जो अगला है आपका अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। अब हम लोग नॉर्थ, ये अभी तक जितनी बातें हो रही थी वो नॉर्थ इंडिया की बात होती, महाजनपद के बाद, ठीक? अब हम लोग पढ़ेंगे कि साउथ इंडिया में कैसे जो है कि साम्राज्य का उदय हुआ, साउथ इंडिया की जो है कि सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के रूलर का क्या योगदान रहा और क्या-क्या उनकी महत्वपूर्ण जो है कि क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखेंगे, जिसमें हम लोग खारवेल को देखेंगे। खारवेल का आपने नाम सुना होगा, जो किस लिए फेमस है? हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए, ठीक है? इस बार ये पूछा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है? ये आपका सीयूटीपीजी 2025 का क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खारवेल, जो कि चेदी या फिर महामेघवाहन वंश के थे। सातवाहन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम लोग पोस्ट मौर्य की बात करेंगे, तो पोस्ट मौर्य में अगर कोई बड़ी जो है कि रूलर कोई शासन कर रहा था, तो वो साउथ में सातवाहन थे, तो सातवाहन से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तमिल स्टेट, जिसमें संगमेश हो गया, संगमेश से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा इसके बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? किसे पांचवा वेद बोलते हैं, किसे तमिल वेद बोलते हैं, जिसमें आपका शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, इलिंगो अडिगल, ऐसे जो है कि बहुत सारे लेखक और उनके बुक से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो संगमेश बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका टाइमलाइन भी कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है? तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद हमें पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जितना भी हम लोग मौर्य कह ले, मगध कह ले, पोस्ट मौर्य कह ले, साउथ की जितनी भी डायनेस्टीज है, उनके हमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन देखना है, अर्थव्यवस्था देखना है, कला और स्थापत्य कला भी देखना है। और याद रखिएगा साउथ का जो है कि जो आर्किटेक्चर है, उससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली आपका पल्लवा हो गया, पल्लवा के बाद सातवाहन हो गए, इनके बहुत सारे जो है कि आर्किटेक्चर से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है? उसके बाद क्या देखना है? उसके बाद आपको गुप्ताज देखना है, गुप्त काल देखना है, वकाटाज देखना है और वर्धन देखना है, ठीक है? ये जो है कि वकाटाज से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाने लगे और ये गुप्ता से कहीं ना कहीं कोरिलेट भी करता है, इनका भी देखेंगे, नाम पढ़ेंगे आप लोग। तो गुप्ता डायनेस्टी भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, सोसाइटी यानी कि सामाजिक व्यवस्था और कल्चर यानी कि संस्कृति, ये सारी चीजें हमें देखना है। इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी हमें देखना है, ठीक है? गुप्ता, वाकाटक और वर्धन को। तो ये आपका इतना था। अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पे है कि मौर्य युग, उत्तर मौर्य काल, उसके बाद दक्षिण भारत के जो भी राज्य है उनको देखना है, गुप्त, वाकाटक और वर्धन, ठीक है? इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब धीरे धीरे हम लोग ये जो है कि एंशियंट से धीरे धीरे, अब यहाँ पे अब जब गुप्ता की बात आएगी, वर्धन की बात आएगी, तो वर्धन आपको पता होगा कि हर्षवर्धन के बाद का जो टाइम पीरियड है 600 से 647 लगभग, ठीक है? इसके बाद का जो टाइम पीरियड है लगभग 600 कोई कहता है, कोई 700 कहता है। तो इसके बाद धीरे धीरे आपका प्री मिडवल आने लगता है, ठीक है? ये अब हम लोग धीरे धीरे प्री मिडवल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें क्या पढ़ना है? रीजनल स्टेट ड्यूरिंग गुप्ता इरा। जब गुप्ता इरा होता है तो उसके समय बहुत सारे क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है, जिसमें कदम आ जाएंगे, पल्लव आ जाएंगे, चालुक्य आ जाएंगे, जिसमें बादामी के चालुक्य होंगे, चालुक्यों की अलग अलग शाखा है, वेंगी, बादामी, कल्याणी। तो हम लोग सारे चालुक्यास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक? तो यहाँ पे गुप्तास के बारे में आप देखेंगे, जिसमें जो रीजनल स्टेट का उदय होता है उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उनकी पॉलिटी पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भले इसमें आर्ट आर्किटेक्चर मेंशन नहीं किया, लेकिन हम लोग सारे एक्सपेक्ट को देखते हुए चलेंगे, ओके? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे हमने देखा कि जैनिज्म बौद्धिज्म कैसे है, तो वैसे हम लोग देखेंगे कि जब गुप्ता पीरियड होता है तो उस समय वैष्णविज्म और शैविज्म का उदय होता है, ठीक है? बहुत तेजी से वैष्णव धर्म और शैव धर्म का उदय होता है, बहुत सारे
मंदिर बनते हैं, बहुत सारे मंदिरों के स्थापत्य कला का विकास होता है। तो मुख्य मुख्य मंदिर, उसके स्थापत्य कला किस शैली में बनी हुई है, कहाँ पे बनी हुई है, किस रूलर ने बनवाया है, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गुप्ता पीरियड के मंदिर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गुप्ता हो गया या पल्लवा हो गया, चालुक्य हो गया, इन सबको हम लोग देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो उसके बाद हम लोग पाल को देखेंगे, सेन को देखेंगे। ये धीरे धीरे हम लोग प्री मिडवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पाल देखेंगे, सेन देखेंगे, राष्ट्रकूटार देखेंगे, परमार और उनकी पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, ठीक है। पाल हो गए जो बंगाल में शासन कर रहे थे, सेन करेंगे, राष्ट्रकूटार जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, परमार, इनके पूरी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये हिंदी में दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं मिडवल हिस्ट्री तक। ये जो टाइमलाइन था, यहाँ पे हम लोग प्री मिडवल तक की सारी बातें कर लिए, ठीक है। अब हम लोग मिडवल हिस्ट्री सिलेबस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा मिडवल हिस्ट्री। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन इस जब मिडवल हिस्ट्री को हम लोग शुरू करेंगे तो इसको हम लोग प्री मिडवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्री मिडवल से क्यों प्री मिडवल से, क्योंकि ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब प्री मिडवल से मिडवल हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेंगी, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। तो ये आपका टाइम लाइन सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, कभी कभी टाइम लाइन आपको पूछ लेगा। तो अगर प्री मिडवल की बात होगी चाहे अर्ली मिडवल की बात होगी, तो इसको हम लोग मानते हैं 750 यानी कि 750 से 1206 एडी तक, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा, ये इसका टाइम लाइन है। इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है उत्तर भारत में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम। अब आप देख लेंगे कि यहाँ पे बोल दिया है कि मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक। अब इसमें क्या पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इसमें मेनली आपको समझना है कि देखेंगे कि जब वर्धन डायनेस्टी होता है, ठीक है, गुप्ता के बाद और उसके बाद जो रीजनल हुई, उसके बाद कोई एक बड़ी डायनेस्टी जो भारत को बांधे हुए थी, तो वो थी वर्धन डायनेस्टी, जो कोई 600 से 647 हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की हम लोग बात करें। अब जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कोई इतना बड़ा साम्राज्य नहीं रह जाता है कि भारत को बांधे रखे। और धीरे धीरे देखेंगे कि इसी डायनेस्टी के पतन के बाद धीरे धीरे जो साम्राज्य होता है, उत्तरी भारत होता है, वो टूटने लगता है, ठीक है। बहुत सारे जो है कि रीजनल स्टेट का उदय होता है, और बहुत सारी उस टाइमलाइन में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो उसको उसी को पढ़ना है कि कैसे देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया में 600 से 750 के बीच में बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स के कारण क्या क्या मेनली चेंजेस आते हैं, कौन कौन से रीजनल स्टेट का उदय होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। अब इसको जब आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि क्या ऐसी चीजें हुई थी कि बहुत सारे रीजनल स्टेट का उदय हो गया था, क्या क्या मेन इवेंट्स हुए थे, तो आप देखेंगे कि इसी टाइमलाइन में राजपूतों का उदय होगा नॉर्थ इंडिया में, ठीक। बहुत सारे अलग अलग राजपूत राज्यों का उदय होगा, जिसमें आप परमार, सेन, चालुक्याज, ऐसे बहुत सारे नॉर्थ और साउथ दोनों में देखेंगे। तो हम लोग को इस राजपूत को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। काफी थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को पढ़ने में, इस जो प्री मिडवल का टॉपिक है, तो इसको आप धीरे धीरे एक बार पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसको आपको पढ़ना है क्वेश्चन लगाने के साथ साथ, जो हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, और फिर आपको टॉपिक भी पढ़ना है, दोनों को साथ साथ, ठीक है। ये राजपूतों का जो उदय है वो काफी लंबा है, और बहुत सारे आपको रूलर देखने को मिलेंगे एक ही नाम के, तो बहुत कंफ्यूजन होती है। इसका हमने प्री मिडवल का पूरा एक प्लेलिस्ट है, आप उसको वहां पे जाकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे अलग अलग राजपूत आएंगे, तो देखिए कौन कौन से राजपूत, तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग राजपूतों का आएंगे, जिसमें आपको हमने बताया कि वाकाटक और परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चंदेल, ये सारे चीज इसमें आएंगे। इसको हम सारे जितने भी है, चाहे वो नॉर्थ साउथ है, सबको पढ़ेंगे, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी की, जो है साउथ की, ठीक। ये भी प्री मिडवल में ही आती है। और एक आपकी जो चोल आएंगी वो आपका संगम एज में आएगा। संगम एज में मेनली आपको बता दें, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संगम एज में आपको 3 डायनेस्टी पढ़ना है, चोल, चेर और पांड्य, ठीक है। ये 3 डायनेस्टी पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो चोल थे, ये इस टाइम खत्म हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद प्री मिडवल में फिर से इनका उदय होगा, ठीक है। फिर से इनका उदय होगा, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ये चोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब आपके प्री मिडवल से भर भर के क्वेश्चन आने लगे, चाहे यूजीसी नेट हो, सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फिर सीटीपीजी 2026 हो, ठीक है। एनटीए पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है। जो क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाते थे किसी टॉपिक से, वो उसी टॉपिक से क्वेश्चन बनाने लगा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को एक महत्वपूर्ण डायनेस्टी चोलास के बारे में पढ़ना है। इसको देखिए एनटीए बिल्कुल अलग तरीके से दिया है। यहाँ पे बोल दिया कि राजपूत आपको पढ़ना है, बताया नहीं कि राजपूत में कौन कौन सी डायनेस्टी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको चोल को बहुत बाकायदे अच्छे तरीके से बता दिया कि आपको चोल में क्या क्या पढ़ना
पढ़ना है, उसमें आपको उसका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, बहुत अच्छी थी। यही चोलाज है जो सबसे पहले स्थानीय प्रशासन की चीज़ों को लेके आएँगे और स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक। इनकी विलेज इकोनॉमी और सोसाइटी को पढ़ना है हमें। भारतीय सामंतवाद का उदय भी इसी टाइम में होगा, तो ये भी देखना है हमें। इनकी एग्रीकल्चर, फिर इकोनॉमी और जितनी भी अर्बन सेटलमेंट्स थे, शहरी बस्तियाँ थी, उनको भी हमें देखना है, ठीक है, चोलास के। ठीक, इनके व्यापार और वाणिज्य को देखेंगे आप, ये साउथ में साउथ ईस्ट एशिया तक ये ट्रेड करते हैं, तो ये चीज़ें भी देखेंगे, श्रीलंका तक इनका कब्जा रहता है। तो चोलास को हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसी चोला डायनेस्टी में आएंगे राजेंद्र प्रथम और राजा राज प्रथम जैसे महान जो है कि शासक, तो उनके बारे में भी पढ़ना है। तो ये आपके चोलास हो गए, ठीक। अब यहाँ तक हमने जो देखा, ये जो चोलाज है ये आपका प्री मिडवल तक का पूरा है, ये पूरा प्री मिडवल है, ये पूरा हम लोग देखेंगे। अब हम आते हैं मिडवल तक, ठीक है, मिडवल हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है, देखिए यहाँ पे आपने देखा कि आपको कहीं भी ये जो अरब अरब आक्रमण है और जो भी गजनी हो गया, घोरी हो गया, ये सारी चीजें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अगर ये चीज नहीं दिया हुआ है, एनटीए ने मेंशन नहीं किया है, तो आप नहीं पढ़ेंगे। हम लोग अरब आक्रमण भी पढ़ेंगे, गोरी को भी पढ़ेंगे, गजनवी को पढ़ेंगे। जिसको एनटीए ने मेंशन नहीं किया है वो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उसने बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे हुए। जैसे आप मॉडर्न में जाएंगे तो मॉडर्न में उसने जो कि मराठा साम्राज्य नहीं दिया हुआ है, शिवाजी का नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे क्योंकि वो उससे क्वेश्चन जो है कि पुट कर देता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं मिडवल हिस्ट्री। तो अब ये डायरेक्ट मिडवल हिस्ट्री पे आ गए और मिडवल हिस्ट्री में इन्होंने डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत से शुरू कर दिया, ठीक। जबकि इन्हें अरब आक्रमण भी मेंशन करना चाहिए था, जो बहुत ज्यादा जरूरी है मिडवल हिस्ट्री को समझने के लिए, दिल्ली सल्तनत को समझने के लिए, ठीक। तो हम लोग इसको जब स्टार्ट करेंगे इस मिडवल हिस्ट्री को, तो इससे पहले हम लोग अरब आक्रमण देखेंगे, ठीक है। अरब आक्रमण हम लोग देखेंगे, कैसे इस राजपूत राज्य जो राजपूतों का उदय होगा और इनके में देखेंगे एकता की कमी होगी जब, तो अरब आक्रमणकारी आते हैं और भारत में बहुत सारा लूट पाट करते हैं और दिल्ली सल्तनत जैसी एक मुस्लिम राज्य की स्थापना होती है, ठीक। इसको ये कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। अब मध्यकालीन भारत की बात आएगी तो ये आपका होगा 1206 से 1707। अब ये टाइमलाइन तो दिल्ली सल्तनत को दिखा रहा है, और 1707 क्यों कह रहा है, तो 1707 में होगी औरंगजेब की मृत्यु। और ये औरंगजेब कौन है, औरंगजेब की मृत्यु होगी, और ये है आपका मुगल वंश का एक रूलर, ठीक है, मुगल शासक है ये, ठीक। और जब इसकी मृत्यु होगी तो इसके बाद जो इसके पुत्र होंगे, जो इसके वंशज होंगे, वो जब रूल करेंगे तो वो कहाएंगे उत्तर मुगल कालीन शासक, या फिर उत्तर मुगल काल कहते हैं। और कहा जाता है कि मतलब इतिहासकारों ने इसे डिवाइड किया कि 1707 से वो लोग लगभग कहते हैं कि यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है, ठीक है। ऐसे काल विभाजन किया गया है इतिहास को इजी वे में पढ़ने के लिए, ठीक। तो औरंगजेब की मृत्यु की ये टाइमलाइन है और यहाँ से उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है मिडवल हिस्ट्री में, ओके। चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। अभी हम आपको बस सिलेबस अच्छे से समझाने की कोशिश करें, बाकी हम लोग जो है कि लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की कैसे स्थापना होती है उसको देखेंगे। जो दिल्ली सल्तनत है उसका टाइमलाइन क्या है, 1206 से 1526, ठीक। 1206 यानी कि गुलाम वंश, ठीक है, गुलाब कह ले, मामलुक कह ले, ठीक है। अब 1526 आपको याद होगा, 1526 में होगा आपका पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसी युद्ध में देखेंगे इब्राहिम लोदी को हराएगा बाबर, ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर आएगा और वो पानीपत के युद्ध में जो है कि इब्राहिम लोदी को हराएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी और यहीं पे शुरू होगा मुगल वंश की स्थापना। तो 1526 आपको याद रखना होगा, मुगल वंश की स्थापना हुई थी, बाबर ने स्टैब्लिश की थी पानीपत के युद्ध में हरा के। तो ये टाइमलाइन आपकी दिल्ली सल्तनत की है, तो टाइमलाइन याद रखिएगा। इसमें आपको गुलाम वंश पढ़ना है, जो दिल्ली सल्तनत के 5 मुख्य वंश है उनको पढ़ना है, मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, इसके बाद आपको दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अब रूलर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, उसकी मिलिट्री रिफॉर्म पूछ रहा है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के पूछ रहा है, उसकी सोसाइटी, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इन सब से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। अब इसी दिल्ली सल्तनत पे एक जो साउथ में 2 राज्य बनेंगे, विजयनगर और बहमनी,
ठीक है, और ये लगभग लगभग तुगलक वंश के टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है, जो तीसरा वंश है दिल्ली सल्तनत का, उसी टाइम में देखेंगे दो वंश की स्थापना होती है, विजयनगर और बहमनी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई एक हिंदू साम्राज्य के, एक हिंदू वंश की स्थापना करेंगे अपने पिता के नाम पे, ठीक है, संगम वंश की स्थापना विजयनगर में, ठीक, और बहमनी साम्राज्य 1347 में स्थापित होगा अलाउद्दीन बहमद शाह के जो है कि नेतृत्व में, और ये एक मुस्लिम राज्य की स्थापना होगी। तो ये जो है कि दिल्ली सल्तनत में ही आता है, और इससे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसमें उनका कैसे उदय हुआ, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनकी आर्थिक व्यवस्था और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से पूछा जाता है, उसके साथ ही साथ आपको इसके लिटरेचर को भी देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको पढ़ना है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ये भी आपका दिल्ली सल्तनत के पैरेलल ही शुरू होता है, कि कैसे देखेंगे कि जब मध्यकालीन भारत आएगा तो बहुत सारा अत्याचार, आतंकवाद, धीरे धीरे इंसानियत की चीजें खत्म होने लगती हैं। तो धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि बौद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म का उदय होता है, तो वैसे दिल्ली सल्तनत में भक्ति एंड सूफी आंदोलन शुरू होता है, ठीक है, लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को जो है कि इंसानियत का महत्व बताने के लिए। तो इसकी संस्कृति को देखेंगे, इनके लिटरेचर को देखेंगे, कौन कौन से संत हुए उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, और ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला हमें देखना है आपका जो इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग बात करेंगे 1526 से 1707 के टाइम पीरियड की, ठीक है। इसमें आपको देखना है एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक, यानी कि देखेंगे कि जब दिल्ली सल्तनत की 1526 में पतन होता है, तो 1526 में कैसे मुगल साम्राज्य विस्तार करता है, और 1707 तक कैसे पूरी तरह से उदय हो जाता है और एक बड़े साम्राज्य का पूरे भारत पे कब्जा कर लेता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बाबर से औरंगजेब तक, इसलिए हमने 1526 से 1707 कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बाबर से औरंगजेब तक देखेंगे सारी चीजों को, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, लिटरेचर, कल्चर, सारी चीजों को, ठीक। और इसी बीच में एक वंश को देखना है, वो है सूर डायनेस्टी, जिसमें नाम आएगा शेरशाह सूरी की, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे, ये बाबर से और हुमायूं के बीच तक का ये जो है कि सूरवंश है, और इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके मुगल साम्राज्य के प्रशासन को, समाज को, उसकी पॉलिटी और लिटरेचर को, और कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, एक इतने बड़े साम्राज्य जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, सलीम, ऐसे जो रूलर हुए, उसके बाद इतने बड़े साम्राज्य का पतन कैसे धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो ये मुगल साम्राज्य के पतन पे बहुत बड़ी बड़ी बुक लिखी गई है, सीए बेली हो गए, इरफाम हबीब हो गए, वो लोग अलग अलग मत देते हैं। और ये याद रखिए कि ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि कौन इतिहासकार मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन के लिए क्या मत दिया हुआ है, ठीक है। कोई कोई एग्रेरियन सिस्टम आप देखे होंगे, सतीश चंद्रा की देखे होंगे, बहुत लोग अलग अलग मत देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा मिडवल का, ठीक है। अब हम लोग मॉडर्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को देख लेते हैं, और इससे काफी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 1707 से लगभग 1947 तक को देखेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हिस्ट्री का सिलेबस है, मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है, ये जो आपका कह ले कि ये जो सिलेबस पूरा आप देख रहे हैं, ये आपका एनटीए की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। एनटीए ने पूरा इसी तरह से आप दे दिया, आप समझते रहिए कि क्या सिलेबस में पढ़ना, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझेंगे, ठीक। यहाँ पे आपको पढ़ना है कि भारत में कैसे कॉलोनिज्म आया, ठीक है, भारत में उपनिवेशवाद कैसे आया, कैसे भारत एक उपनिवेशवाद बन गया, ब्रिटिश का कैसे उपनिवेश बन गया, कैसे पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए और इसको एक उपनिवेश बना के चले गए। तो हम लोग को इस चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि क्या क्या चीजें, जैसे मुगल साम्राज्य हो गई, तो मुगल साम्राज्य के बाद धीरे धीरे कैसे पॉलिटिकल चीजें चेंज हुई, कैसे एक जो है कि मुगल शासक थे वो सिर्फ एक शासक मात्र हो गए, और अलग अलग जो है कि साम्राज्यों का उदय हुआ, और अलग अलग विदेशी कंपनियां आके यहाँ पे शासन करने लगी। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, उनकी इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड एट ईव ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्टोग्राफी देखेंगे। अब मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या है ये समझेंगे, ठीक। आधुनिक इतिहास लेखन, अब हम देखेंगे कि जो आधुनिक इतिहास लेखन है वो किस तरह से लिखा गया है, किस विचारधारा से लिखा गया है। इतिहास लेखन बहुत सारी विचारधाराएं होती है, इसमें हम लोग देखेंगे मार्क्सवादी, सबाल्टर्न, नेशनलिस्ट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग विचारधाराओं का उदय होगा आधुनिक भारत में, उसको हम लोग देखेंगे। किस विचारधारा से कौन सा इतिहास लेखन लिखा गया है, कौन से इतिहासकार किस विचारधारा से प्रेरित थे, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रिटिश रिलेशन विथ बंगाल। अब हम लोग जब
मॉडर्न की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। इसमें बंगाल के नवाब को देखेंगे, अवध के नवाब को देखेंगे, प्लासी के युद्ध को देखेंगे, बक्सर के युद्ध को देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक? इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक? हैदराबाद को ऐसे देखेंगे, जो आपके 3 कर्नाटक युद्ध हुए, मैसूर युद्ध हुए, मराठा युद्ध हुए, पंजाब युद्ध हुए, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखेंगे, इनके रूलर को देखेंगे, ठीक? तो ब्रिटिशर्स का कैसा रिलेशन था अवध के साथ, हैदराबाद के साथ, मैसूर के साथ, मराठा के साथ, और उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? मराठों को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। पंजाब को देखिए कैसा रिलेशन था पंजाब के साथ, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ना है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन-सी संधि हुई थी, कितना कितने पंजाब वार्स हुए थे, कितने मराठा वार्स हुए थे, कितने मैसूर वार हुए थे, कौन सी संधि हुई थी, किसके बीच में हुई थी, इनको क्रोनोलॉजी से लगाने के लिए आ जाता है। तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग बहुत ईज़ी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक? इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, जितने भी एक्ट्स आए हैं, ठीक? अब हम लोग एक्ट्स को देखेंगे, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आ जाएगा, 1751 का अमेंडमेंट एक्ट आ जाएगा, 1793, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का, 1853 का, 1858 का, फिर 1861 का परिषद अधिनियम को देखेंगे, 92 को देखेंगे, 1909, 1919 और लास्ट अधिनियम जो आता है भारत ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम को देखेंगे, जिसकी बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में भी वर्णित है। तो ये जितने भी एक्ट हैं, इनको बहुत डिटेल से पढ़ना है हमें, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ब्रिटिश काल था, जो भारत पे इन्होंने राज्य किया है लगभग 100 साल से ज़्यादा साल तक, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा हमारे भारत पे? आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो आधुनिक भारत काल में ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है, तो ये बहुत सारी अलग-अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाते हैं, जिसमें परमानेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? अस्थाई, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। अस्थाई में आपको पता होगा इसकी जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, रैयतवाड़ी किसानों के साथ की गई थी, और महलवाड़ी, महल का मतलब होता है गाँव, एक पूरे गाँव के साथ ये भू-राजस्व व्यवस्था की गई थी। ये आपका मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके? चलिए, अगला, ज़्यादा नहीं है, अब थोड़ा-सा ही बचा है। हाँ, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल और सेकेंडरी सेक्टर, जो भी द्वितीयक सेक्टर थे हमारे या फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे, तो ये ब्रिटिश शासन के तहत जो हम था, उस पे क्या प्रभाव पड़ा था, उस क्षेत्र पे क्या-क्या चेंजेस आए थे, उसको देखेंगे। जो टर्सरी सेक्टर था, तृतीयक क्षेत्र पर, उस पे क्या प्रभाव पड़ा था, ये चीज़ें देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि लोकल अपराइजिंग टिल 1885, ठीक है? 1885 यानी कि कांग्रेस की स्थापना से पहले तक जो है कि जो भी स्थानीय विद्रोह हुए थे, जितने भी किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह हुए थे, जिसमें कोल विद्रोह, कुका विद्रोह, ये सारी चीजें, विद्रोह के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके ऊपर देखेंगे। किसान विद्रोह हुए थे आपके, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक? उसके बाद ही मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है? सामाजिक और धार्मिक सुधार, बहुत अलग अलग जो है कि लोग आते हैं, व्यक्तित्व आते हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने क्या सामाजिक और धार्मिक सुधार किए, जिसमें ज्योतिबा फुले भी आ जाएंगी, रमाबाई रनाडे भी आ जाएंगी। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक? जिसमें प्रार्थना समाज को पढ़ेंगे, आर्य समाज को पढ़ेंगे, रामकृष्ण मिशन को पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक? उसके बाद हम लोग एनी बेसेंट, महात्मा ज्योतिबा फूले, ईश्वरचंद विद्यासागर, इन सभी लोग को भी पढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण सुधारक रहे, उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ ही नाम मेंशन है, लेकिन हम लोग सभी को पढ़ेंगे, ठीक? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आईएनसी बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है? कांग्रेस की जब स्थापना होती है, उससे और उससे पहले की चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। 1885 के पहले की चीजों को और 1885 के बाद की चीजों को, कांग्रेस की स्थापना को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि किन सिचुएशन में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कितने अधिवेशन हुए थे, कौन अध्यक्ष थे, प्रमुख इवेंट क्या थे, ठीक? तो आईएनसी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक? उसके बाद है इंडिया ड्यूरिंग 1900 से 1910, ठीक है? 1900 से 1910 के दौरान भारत में क्या चीजें चल रही थी, उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उसकी पॉलिटिकल कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, कल्चरल क्या क्या चेंज हुए थे, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है? 1900 से 1910 के दौरान, यही दौरान है जब आप बंगाल का विभाजन देखेंगे, यही दौर है जब आप बहुत सारी चीजों को, स्वदेशी आंदोलन से लेके बहुत सारे कांग्रेस के इवेंट, मुस्लिम लीग की स्थापना, एक पाकिस्तान जैसे अलग देश की मांग, इसी दौरान
योगदान हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे भारत में फूट, एक तरह से कहेंगे कि अंग्रेजों ने फूट डाल दिया था और फूट का ये दौर चल रहा था, ठीक। तो यहीं से धीरे धीरे एक भारत के विभाजन का दौर शुरू होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमलाइन। इसके बाद हम देखेंगे द अराइवल ऑफ गांधी 1915। अब 1915 देखेंगे हम लोग, जब गांधी जी का आगमन होगा तो 1915 से लेकर जो उन्होंने बहुत सारे 1947 तक जो भारत छोड़ो आंदोलन किए हैं, जिसे गांधी युग भी कहते हैं, उसको देखेंगे, जिसमें चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जो इनके शुरुआती आंदोलन थे उनको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, और गांधी से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे गांधी एज अ मास मोबिलाइजर, यानी कि गांधी एक कैसे जन संगठक के रूप में उभरेंगे और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन में एक बड़े जो है कि भीड़ को इकट्ठा करेंगे, जिसमें महिलाओं से लेके बच्चे, बड़े, बूढ़े, सबका जो है कि बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। तो ये चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कैसे एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ, आधुनिक भारत में कैसे शिक्षा का विकास हुआ, ये सारी चीजों को देखेंगे। बहुत कौन कौन से एक्ट आए, कौन कौन से स्कूल की स्थापना हुई, किसने किया था, जिसमें आप देखेंगे हिंदू कॉलेज पूछता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पूछता है, एसएनडीटी पूछता है, मैसूर पूछता है, तो ये सारी चीज देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। ये आपको जब आप मास्टर्स में आएंगे तो आपको ये एक पेपर भी पढ़ना होगा, ठीक। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ना होगा, कैसे भारत में संविधान का विकास होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और फिर हम लोग जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हुए और कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई थी, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि 1947 और उसके बाद के थोड़ी थोड़ी से कुछ इवेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1947 तक आपको पढ़ना है, यानी कि आपको पूरा पढ़ना है 10,000 बीसी से लेके आपको 1947 एडी तक पूरा इतिहास पढ़ना है, आपका इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक। अब हम बात करेंगे यूरोपियन हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, विश्व इतिहास में आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे पहले बहुत ब्रॉड सिलेबस था, अब आपका सिलेबस काफी छोटा कर दिया, क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे नहीं जा रहे हैं। तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है फ्रेंच, इंग्लैंड, अमेरिकन एंड रशियन रिवोल्यूशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जो 3 क्रांतियां हुई थी, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, जैसे लेनिन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये सारी चीजें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। आपने ग्रेजुएशन के टाइम में बहुत अच्छे तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड वार को हम लोग देखेंगे। जो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार हुए थे उनके बीच में जो महत्वपूर्ण इवेंट हुए थे, जो महत्वपूर्ण पीपल्स थे, उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस था, ठीक है। ये बहुत छोटा है आपका, लेकिन जो इंडियन हिस्ट्री है वो आपको 10,000 बीसी से 1947 यानी कि स्टोन एज से जो है कि फ्रीडम फाइटर, यानी कि जब भारत स्वतंत्र होता है वहां तक की सारी चीजों को देखना है। तो हमने जो है कि ये पूरा आपका 25 स्लाइड का पूरा सिलेबस था। तो ये सिलेबस आप जब एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे तो मात्र 2-3 जो है कि पेज में खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने सिलेबस को काफी अच्छे तरीके से डिजाइन करने की कोशिश की, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इजी वे में बताने की कोशिश की। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8090209418 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बीएचयू वाले ऐप को डाउनलोड कर दीजिएगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ अपलोडेड मिलेगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।